हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने भारतीय राज्य व्यवस्था डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की थी। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी 4 पार्ट्स को न केवल देखा होगा बल्कि ये भी समझा होगा कि यदि आपसे इंडियन पॉलिटी को लेकर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछे तो उन प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे उनको एलिमिनेट करना है और किस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए अपने सही उत्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको पीछे की सभी क्लासेस पसंद आई होंगी। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अपने पार्ट 5 को बिना किसी देरी के, ताकि आप में से किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आप ये यकीन मानिए कि ऐसे प्रश्न यूपीएससी में पहले भी आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मतलब ये आपसे ओवरऑल पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहा है। ये केवल प्रश्न का उत्तर वही अभ्यर्थी दे सकता है जिसको पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी आती है, उसकी बेसिक समझ है। और पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी आने का मतलब क्या है? आपकी एनसीईआरटी कवर है, क्योंकि एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर ऑलरेडी पूरे के पूरे संविधान को व्याख्यायित कर देता है। ठीक है, ये आपको प्रियम्बल आती हो तो भी आप इसका उत्तर निकाल देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से इन 4 विकल्पों को आप देखिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। क्या ये बात सत्य है कि भारत का संविधान सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है? सत्ता का मतलब है सरकार। ठीक है, मतलब क्या ये सरकार की शक्तियों को संकुचित करता है? तो आपको पता है, करता है। पता है ना आपको कि सरकार की शक्तियों को सीमित करता है या संकुचित करता है। और कहाँ से करता है? मूल अधिकार से। आपने पढ़ा है ना, मूल अधिकार क्या है? सरकार की सीमाओं पर संकुचन लगाना। और दूसरा क्या है? विधि का शासन। विधि का शासन क्या करता है? सरकार की शक्तियों पर संकुचन करता है। जैसे हाल के समय में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार किस चीज़ के लिए फेमस है? बुलडोजर के लिए, कि जहां मर्जी आए वहां पे बुलडोजर चला दो। आप ये भी देखो कि उस बुलडोजर में भी भेदभाव होता है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपने ये देखा होगा कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है कि किसी भी अपराधी के घर पे वो बुलडोजर चला दे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया। किसने? जो संविधान को व्याख्यायित कर रही है, यानी कि कोर्ट्स, न्यायपालिका। तो सरकार की सत्ता पे निरंकुशता लग गई। क्यों? क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी। भाई कोई व्यक्ति घर में रह रहा है, आप उसके घर को तोड़ दे रहे हो, अपराध किया किसी अन्य व्यक्ति ने, सजा पूरे घर को मिल रही, ये तो गलत है ना, ये सरासर गलत है। और मुझे गुस्सा आती इस बात को लेकर, यार हम कितने मतलब अजीबोगरीब दुनिया में रहते हैं। किसी का घर गिराया जाता है और हम बड़े खुश होते हैं कि चलो यार उसका घर गिर गया, घर गिर गया। कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन वो अपराध उसके बालक ने तो नहीं किया, उसकी धर्मपत्नी ने तो नहीं किया। सरकार एक घर बना नहीं पाती और तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखकर कोर्ट्स ने आदेश दिया, मतलब सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात क्या हो गई? सही हो गई सर। ठीक है, अब जब ये बात सही हो गई तो आपने दूसरी लाइन देखी। दूसरी लाइन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ये सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सोनम वांगचुक सरीखे जो बहुत ही बेस्ट पर्सनालिटी हैं, कितने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। या हमारे यहाँ रेसलर्स को आपने देखा होगा, या हमारे यहाँ कई सारी ऐसी मूवमेंट्स हुई हैं, चाहे वो मीटू मूवमेंट्स हो या अदर करप्शन को लेकर मूवमेंट्स हो, शांतिपूर्ण तरीके से हुई। फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, बाद में उसे हिंसक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात भी क्या है? ये बात भी सही है। तो मतलब पहला सही, दूसरा सही। अब देखो यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या, जब आपको ये दिख गया और यहाँ पे बाकी को कोई ऑप्शन वाला सिस्टम है नहीं, तो आपने देखा पहला भी सही, दूसरा भी सही, तो ऑटोमेटिक आपका डी सही हो गया। ठीक है, तब आपको तीसरा चेक करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। क्या कह रहा है? ये समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। कमजोर वर्ग का मतलब क्या है?
कि जिनको अस्पृश्यता के आधार पे भेदभाव कर दिया जाता है, जिनको उपाधियों के साथ में भेदभाव कर दिया जाता है, अरे ये राजा साहब हैं। जैसे आपने अभी एक देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था। क्या वायरल हुआ था कि इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक से जीत के आई थी, ठीक है, एक तरफ वो खड़ी थी और दूसरी तरफ ये जो क्या कहते हैं डॉली चाय वाला है ना, जिसको चाय बेचने वाला आप कहते हो, तो लोग डॉली चाय वाले के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे और उधर इंडियन जो टीम्स थी, हमारी हॉकी टीम थी जो मेडल जीत के लाई थी, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको हम लोग हीन भावना से देख रहे थे, अरे कौन होगा यार वो, लेकिन डॉली चाय वाला एक उपाधि लिए हुए भाई बिल गेट्स से मिल के आया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं, ये नहीं होगा, सब बराबर हैं, सबका साथ सबका विकास है, और कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई गलत करेगा तो कोर्ट्स बैठा है। और आपको ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ कहाँ देखने को मिलेगी, ये लाइन जो है ना, आपको देखो, मैं वैसे कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ आप मूवी देखो, लेकिन कुछ मूवी हैं जो आपको देखनी चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे एक मूवी है प्रेमालू, है ना, साउथ इंडिया की मूवी, बड़ी प्यारी मूवी है। मतलब प्रेम का उसमें अर्थ बताया गया कि प्रेम वास्तव में होता क्या है, और रियल वाला प्रेम, ठीक है। ऐसे ही मूवी है भीम, है ना, जय भीम, जो आपने देखी होगी, वो ये बताती है कि एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी परिवार को कैसे न्याय दिलाया गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्या कि यूपीएससी ने आपसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। आप 2018 का प्रश्न पत्र उठाइएगा तो वहाँ पे 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है विधि के शासन को लेकर, ये वही चीज़ है ना, ये वहाँ पे निरंकुशता वाली बात होती है। और एक प्रश्न आपका आता है कि विधि और स्वाधीनता को लेकर, कि विधियाँ अधिक होंगी तो स्वाधीनता कम होगी, या स्वाधीनता अधिक होगी तो विधियाँ कम होंगी, ऐसा प्रश्न आया है। उस प्रश्न को आप अभी जाके बैक ईयर के अपनी बुकलेट में देखिए, दोनों की हमने हेडिंग आपको बता दी है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये वहाँ से कितना रिलेटेबल है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पे, कि ये जो कमज़ोर वर्गों की बात है ना, ये कहाँ से दिखती है, मूल अधिकार से, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट सरकार कहाँ से करती है, डीपीएसपी से, नीति निर्देशक तत्वों से। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। ये जो लोकतांत्रिक साधन की बात है सामाजिक बदलाव के लिए, ये आपकी कहाँ पे दिखती है, फंडामेंटल राइट में, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी पे, जहां आप पढ़ते हो ना, वैसे डीपीएसपी में भी है, जहां सार्वजनिक संपत्ति के बारे में बात आती है, जहां देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात आती है ना, तो वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। और बाकी सत्ता की निरंकुशता तो आपको मैंने बता ही रखा है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रश्न अब आगे आने की संभावना है, और आएगा कैसे, मैंने आगे प्रश्न एक दिया हुआ है, वैसे भी आ सकता है और इंडिपेंडेंट रूप से भी आ सकता है। तो इसलिए ऐसे प्रश्न में आपको अपनी पकड़ बनाने की अति आवश्यकता है, ताकि आपसे गलतियां ना हो, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता। मतलब लक्षण तो है संघ का, लेकिन वो भारत के संविधान में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं, वैसे जब मैंने आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाई है तो वहाँ पर मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। क्या मैंने बताया कि भारत का जो संविधान है उसमें एकात्मकता के साथ साथ संघीयता के भी लक्षण है, ठीक है। संघीयता या संघी के लक्षण है, ठीक है, संघीयता के लक्षण है। एकात्मकता का मतलब होता है हर चीज एक होगी, एक का मतलब सेंट्रिक होगी, केंद्र में होगी हर चीज, ठीक है। सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास जा रही होंगी, चाहे वो सरकार हो या वहाँ का प्रधान प्रमुख हो। संघी में क्या होगा, हर चीज डुअल होगी, हर चीज डुअल। एक तरीके से आप कह सकते हो संघी व्यवस्था जो है ना, वो हमारी नेचर से बिलोंग करती है। हमारी नेचर भी क्या है, डुअल है, हमारी नेचर एक नहीं है। आप नेचर की कोई भी चीज़ उठाकर देख लीजिए, नेचर में हर चीज़ 2 बनाई गई हैं, और दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के जुड़ने से है। जैसे एक स्त्री और एक पुरुष जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तीसरी संतान नहीं आएगी, मतलब तीसरा जीव धरती पे नहीं आएगा। एक मादा पुष्प और एक नर पुष्प जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तीसरा पुष्प नहीं बनेगा, बीजारोपण नहीं होगा। इवन कोई बीज,
है ना, कोई बीज जब तक आप धरती से नहीं मिलाएंगे, बीज क्या है, बीज एक पुरुष है, एक नर है, और धरती हमारी क्या है, माता है, वही तो अन्न देती है ना। आप पढ़ते हो ना धरती माता के बारे में। तो क्या है, हमारी प्रकृति ने डुअल कैरेक्टर बनाया है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आपके मन में आया होगा कि मास्टर क्यों बता रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे देश में जो आजकल एक कॉन्सेप्ट चल गया है ना, एक देश एक संविधान एक विधान, है ना, एक परीक्षा, हर चीज़ एक बना दो, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, वन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ चीज़ों में वननेस हो सकती है, लेकिन हर चीज़ में वननेस नहीं हो सकती, क्योंकि नेचर ने कभी वन नहीं बनाया, ठीक है। और हमारे संविधान को भी जब संविधान विशेषज्ञों ने जब बना रहे थे, जब आप उनकी डिबेट्स को उठाएंगे तो उन डिबेट्स में ये जिक्र आया है नेचर का, और वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डुअल जहाँ पर आएगा उसका मतलब ये कि दो चीज़ें होंगी। क्लियर हो गई बातें। ये क्यों बताया, ताकि आपको चीज़ें याद हो सकें, आप कभी कंफ्यूज ना हो कि सिंगल और डुअल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने आपको बता दिया डुअल में क्या होती हैं दो, तो अब यहाँ पर आप बताइए कि दोहरी नागरिकता क्या डुअल का फीचर नहीं है। हाँ सर, डुअल का फीचर है, ध्यान से सुनना मेरी बातें। क्या दोहरी नागरिकता डुअल का फीचर नहीं है, डुअल का फीचर है। क्या परिसंघ और राज्यों के बीच, क्या परिसंघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, परिसंघ और राज्यों का राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण डुअल का नेचर नहीं है, डुअल का नेचर है, ठीक है। क्या संविधान की सर्वोच्चता डुअल का नेचर नहीं है, डुअल का नेचर है। क्या संविधान के निर्वचन में न्यायपालिका का प्राधिकार डुअल का फीचर नहीं है, है ना। मतलब ये चारों के चारों क्या है, डुअल के फीचर हैं, संघीयता के फीचर हैं, फेडरल सिस्टम के फीचर हैं। क्लियर हो गई बातें। हाँ सर क्लियर हो गई। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, आपसे पूछा संघीय लक्षण तो है संघीय प्रणाली का, लेकिन वो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं है। तो इनमें से कौन सा है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। मतलब भारत में संघ के बहुत सारे हमने प्रोविजन लिए हैं, लेकिन दोहरी नागरिकता वाला प्रोविजन न लेके हमने एकल नागरिकता का प्रोविजन लिया है, और एकल नागरिकता का प्रोविजन एकात्मक के लक्षण है। क्लियर हो गई बातें, या कह सकते हो गैर संघीय के लक्षण है। समझ रहे ना मेरी बात। प्रश्न जो हमसे पूछा है, एक प्रश्न में दो बातें हैं। कह रहा है कि संघीय प्रणाली के लक्षण बताइए। अगर प्रश्न ये पूछा जाता कि संघीय प्रणाली के लक्षण क्या हैं, तो आप कहते चारों ऑप्शन सही हैं। आपसे पूछा कि भारत में संघीय प्रणाली के लक्षण बताइए, तो आप कहते सर ये ए वाला नहीं होगा, बाकी तो होंगे, क्योंकि इसमें भारत जुड़ गया। और भारत का संविधान जुड़ने से क्या हुआ, क्योंकि भारत के संविधान में कुछ संघ के लक्षण है, कुछ एकात्मकता के लक्षण है। समझ रहे ना मेरी बातें। एक प्रश्न में दो बातें। अब आपसे क्वेश्चन इससे इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, आप ये बताइए कि कौन कौन से संघीय के लक्षण है, कौन कौन से एकात्मक के लक्षण है, या गैर संघीय के लक्षण है। तो आप लिख लीजिए ताकि सिनॉप्सिस आपको याद हो सके। संघीय के जो लक्षण हैं, एक तो ये चारों हैं, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना भारत में ये नहीं है दोहरी नागरिकता, ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब संविधान की सर्वोच्चता होगी संघीय में, तो सीधी सी बात है संविधान लिखित होना चाहिए भाई। जब संविधान लिखित होगा तभी तो सर्वोच्च माना जाएगा। तो लिखित संविधान भी क्या है, संघ का लक्षण है। अब संघ होगा तो शक्तियों का केंद्रण होगा या विकेंद्रण, शक्तियों का विकेंद्रण या शक्तियों का विभाजन होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब संविधान लिखित है, संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान कठोर भी होना चाहिए ताकि अमेंडमेंट आसानी से ना हो सके। कठोर का मतलब यहाँ पे एक शब्द यूज कर सकते हो, अनम्य, ठीक है। तो अगर प्रश्न आए कि संघीय के लक्षण क्या है, तो आप बताना संविधान सर्वोच्च, संविधान कठोर, या संविधान अनम्य, या संविधान लिखित, या शक्तियों का विभाजन, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। अब जब इतना होगा तो न्यायपालिका भी स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि उस संविधान को व्याख्यायित कर सके, ठीक है। और द्विसदनी विधायिका होनी चाहिए, ठीक है, दो सदन होने चाहिए जैसे राज्यसभा लोकसभा। क्लियर हो गई बातें। तो ये सब लक्षण आपके किसके हैं, ये सारे के सारे लक्षण हैं हमारे संघ के। तो प्रश्न अगर आएगा संघ का तो आप बता देंगे, हाँ सर बता देंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एकात्मक के लक्षण बताइए, तो जितने ये संघ के हैं, ठीक है, इनका अपोजिट कर दो, ठीक है।
क्या होगा, लिखित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता है साहब, एकल नागरिकता होगी एकात्मकता में, ठीक है। संविधान यहाँ पे क्या होगा, एक संविधान होगा, ठीक है, एक संविधान होगा। देखो संघ में ये भी होता है कई बार कि स्टेट का थोड़े नियम अपने अलग होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं, लेकिन इसमें एक ही होगा पूरी तरह से, ठीक, क्लियर बात। अब यहाँ संविधान क्या था, कठोर था, तो यहाँ संविधान क्या होगा, लचीला। लचीला का मतलब कह सकते हो नम्य, ठीक है, तो ये नम्य हो गया। अब यहाँ पे एक और लक्षण क्या होगा, आपातकालीन प्रोविजन, केंद्र एकात्मक में कि सारी शक्तियाँ केंद्र को समर्पित हो जाएंगी आपातकाल में, ठीक। अब आप मुझे बताइए, ये एकात्मक के लक्षण, ये संघ के लक्षण। भारत में एकात्मक का आपको पता है नम्य भी लिया गया और संघ का अनम्य भी लिया गया, तो ये मिक्सचर है। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो प्रश्न को ध्यान से देखना, केवल संघीय प्रणाली का लक्षण देख के टिक्का मत मार आना, है ना। यहाँ पे तो आपको थोड़ा ठीक भी है, मान लो ऑप्शन वाला दे देता तो आप चारों विकल्प सही कराते। आप ये भी आगे पढ़ लेना कि भारत के संदर्भ में पूछ रहा है या केवल संघ के लक्षण के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं कि संघ के लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक। अब यहाँ कठोर लिखा है, आप यहाँ पे अनम्य भी लिख लेना। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। आधारभूत विशेषता का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या बेसिक फीचर। क्या मूल अधिकार इसकी विशेषता नहीं है, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसकी विशेषता नहीं, क्या परिसंघवाद इसकी विशेषता नहीं है, क्या संविधान के किसी विभाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति नहीं है। तो आपको पता है कि सर मूल अधिकार तो है, फंडामेंटल तो इसकी विशेषता ही है। और फंडामेंटल हमने लिया कहाँ से, आपको भी पता है कहाँ से लिया फंडामेंटल, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया है, रशिया से, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, ये भी है, ये कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से ही। परिसंघवाद है ना, आपको पता है हमारे यहाँ संघ को अलग अलग शब्दों में डिफाइन किया, किसी ने परिसंघवाद कहा है, किसी ने अर्धसंघ कहा है ना, किसी ने संघीय लक्षण कहा है, अलग अलग का है। तो परिसंघवाद भी है, मतलब संघ भी है और परिसंघ भी है, मतलब उसको घेरे हुए भी है, स्ट्रॉन्ग बनाए हुए है, ठीक है। तो ये तीनों लक्षण तो हैं, तो जब तीनों हैं तो बचा कौन, चौथा। और चौथे का आपको कंफर्म पता है कि संसद की निर्विवाद शक्ति नहीं है यार। निर्विवाद का मतलब क्या होता है, असीमित, मतलब सीमा नहीं है, संसद जो मर्जी है सो कर सकती है। ये लाइन किसके लिए है, ब्रिटेन के संविधान के लिए। ब्रिटेन की संसद के पास निर्विवाद शक्ति है। कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद वो सब कुछ कर सकती है जो इस धरती में संभव है, सिवाय एक स्त्री को पुरुष और एक पुरुष को स्त्री बनाने के। वो सब कुछ कर सकती, इतनी पावरफुल है। बट भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संसद की निर्विवाद शक्ति नहीं है, इस पे न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनर्विलोकन है। मतलब संसद कोई भी अधिनियम पास करेगी, उसको इवेल्युएट, उसको रीचेक, उसको रीडिफाइन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मानते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कर सकता है डिफाइन कि ये सरकार ने चीज़ गलत बनाई है, ठीक है। तो ये समझ गए, निर्विवाद शक्ति नहीं है। अब क्वेश्चन आ सकता है इस पे की विशेषता है, तो आपको विकल्प 3 पता थे। मान लो यहाँ ऑप्शन बना देता कोई एक युग्म सही, कोई 2 युग्म सही, तो आप सीधे से इस वाले विकल्प को कट्टू कर देते, ठीक है। बाकी के 3 आपके बचते, उस पर आप उत्तर निकाल देते। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई। तो ये आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पीछे की क्लास पे आधारित क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे की क्लास पढ़ रखी है पागल मास्टर से और संविधान सभा को पढ़ रखा है, तो दिल से कह रहा हूँ अपने मन से इस क्वेश्चन का ऑप्शन का आप सही विकल्प निकाल लो, क्या सही होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी औकात पहले से कितनी बढ़ रही है और आप कितने नज़दीक जा रहे हो क्विज को सॉल्व करने के प्रोसेस में, ठीक है। तो उम्मीद आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। तो अब इसको ऑपरेशन करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है हर्ट करता हो औकात शब्द, है ना। मैं इसलिए औकात शब्द यूज करता हूँ अभी से, ताकि जब आप आईएएस बने ना तो आपको लगे कि यार आप बड़ी मेहनत से बने हो,
दूसरी चीज़ कि आपके मन में जब भी कभी वो लगे ना आप आईएएस बन जाओगे, ये है वो खेल है आपके लिए, तो ये मेरी बात आपको हर्ट करे कि मास्टर ने औकात की बात की थी, कि औकात कहा था उसने कि तुम कुछ नहीं लगा सकते हो, तो कम से कम इसी चीज़ को बुरा मान के आप कुछ लगाना तो सीख जाओगे। देखो, मैं 100 गालियाँ दूँ, आप मेरी 100 गालियों को स्वीकार कर लो, लेकिन मज़ा है आप सफल हो जाओ, है ना। बाद में मेरे से आप इंतकाम लेना चाहो ले लेना, मेरा क्या जाता है। कम से कम मैं जीवन में इस बात से तो खुश रहूँगा कि मैंने किसी घर के दिए को उजाले में कन्वर्ट कर दिया, मैंने किसी माँ की आंखों के आंसू पोंछ दिए, किसी पिता की उम्मीदों को जिंदा रखा, किसी परिवार या किसी मोहल्ले के एक कुलदीपक को जिंदा रखा, है ना। मतलब किसी बच्ची का मैंने भविष्य संवार दिया। मेरे पिताजी मुझसे यही कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा जो दान होता है वो कन्यादान होता है, और मैंने यदि आप में से किसी भी देवी का भविष्य संवार दिया है ना, जीवन के अंतिम क्षणों तक, मरने से पहले तक, अगर 5 से 6 हज़ार बच्चों को मैंने सिलेक्ट करा दिया तो शायद जीवन रतन टाटा की तरह हो जाए, है ना। तो मैं इसी उद्देश्य में चलता हूँ। तो बस आप मेहनत करिए और बन के दिखाइए जो आपके लिए मतलब टकटकी लगाए बैठे हैं कि यार हमारा बेटा, और जिन्होंने आप पे यकीन कर रखा है, ठीक है, कि नहीं हमारा बेटा हमारी बेटी कुछ करके दिखाएगी, है ना। तो 100% झोंक दो यार, 6 से 7 महीने की तैयारी है ना। जीवन धन्य हो जाएगा आपका। मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल भूत बन के डट जाओ, और हम तो डटे हैं ही, हम तो नहीं छोड़ने वाले, है ना। आप ही हार जाओ, थक जाओ, बात अलग है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ को। कह रहा है संविधान सभा के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। सही है पूछा है, गलत वाला नहीं पूछा है। इसको हम अलग 3 तरीके से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ठीक है। आपने भी पढ़ा है कि वयस्क मताधिकार वाली बात हमने पहले पढ़ाई थी, और शब्द यूज किया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लेकिन यहाँ पर वयस्क मताधिकार दिया है। तो आपके मन में आया होगा कि यार वयस्क पे तो कहो चल जाए, तो आपको पता हो चाहे सार्वभौमिक हो या वयस्क मताधिकार हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू था संविधान सभा में। वयस्क हो या सार्वभौमिक वयस्क हो, इसका मतलब सीधा सा एक ही है। वयस्क का मतलब होता है कि एक लिमिटेड एज दी गई है कि इतनी उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अब ये कहा गया कि इतनी उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो कुछ तो लिमिट लगाई गई होगी ना, कि इतने रईस लोगों को वोट दे सकते हैं, इतने गरीब दे सकते हैं, इतनी महिलाएं दे सकती हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था, क्योंकि हमने वोटिंग जनता से करवाई ही नहीं थी, हमने विधानसभा के प्रतिनिधियों के जरिए संविधान सभा को बनाया था। तो अगर वयस्क या सार्वभौमिक शब्द आता है तो आप हमेशा इसको कट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ दे ही दिया कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो अगर दे देता कि वयस्क मताधिकार पर आधारित थी तो ये विकल्प गलत हो जाता। क्लियर हो रही बातें? हाँ क्लियर हो रही। अब मुझे एक बात बताओ कि भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र है आज की डेट में 18 वर्ष, ठीक है, ये किस अमेंडमेंट के जरिए आई? 61वें संविधान संशोधन, ठीक है। इससे पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, मतलब ये विकल्प हमारा सही है। तो ये सही है तो ये ऑटोमेटिक कट्टू हो जाएगा, ये सही है तो ये ऑटोमेटिक कट्टू हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब दूसरा विकल्प क्या कह रहा है? ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। आपको पागल मास्टर ने बताया था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत, आप यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, या आप कह सकते हो कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ? कि आपने 2 ऑप्शन पढ़े और आपके 3 कट गए, तो हमें बाकी के 3-4 चेक करने की आवश्यकता किसी भी तरीके से नहीं है, ठीक है। बाकी के हमें 3-4 चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम बाकी के इन 3-4 को चेक नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो मतलब हमारा सी सही हो गया। एक तो ये तरीका था इस प्रश्न को सॉल्व करने का। मैंने आपसे कहा ना 3 तरीके से सिखाऊंगा आपको। अगला तरीका देखो, दिखाता हूँ। अगला तरीका क्या हो सकता है? आपने इस प्रश्न को देखा, प्रश्न को देखने के बाद इन ऑप्शंस पे आए, ठीक है। इन ऑप्शंस पे टेल चेक करो। टेल का मतलब कि यदि आपको एक का पता चल जाएगा
तो ये 3 कट जाएंगे और 1 बचेगा। यदि आपको 2 का पता चल जाएगा कि सही है गलत है तो बाकी के 3 कट जाएंगे, ये बच जाएगा। यदि आपको 4 का पता चल जाएगा तो इधर के 3 कट जाएंगे, इधर बच जाएगा। समझ गए? तो ऑप्शन से भी आप उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन क्या करता है, आपको आसानी देता है जल्दी से जल्दी प्रश्न को सॉल्व करने का। तो जब भी इतने बड़े प्रश्न दिखे तो कई बार ऑप्शन पे भी चले आना कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, पहले को चेक करो, पहले को बेस बना के पहले देखें क्या है। तो मान लो अगर यहाँ पे वयस्क मताधिकार होता, लिखा होता, आधारित थी, तो ऑटोमेटिक हम कह देते ये 3 कट हो गए और आंसर हम ये निकाल देते। ठीक है, हालांकि फिर से मैं कह रहा हूँ ये आंसर तभी आता जब यहाँ अप्रत्यक्ष लिखा होता। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग लिखा होता। ठीक, मतलब जब एडिट होगा तो सभी होगा ना, ऐसा थोड़ा ना अपने मन से हमने कुछ भी बना दिया। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, हमें ये पता चल गया था कि प्रत्यक्ष दिया है, तो हमने इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पहुँच गए। समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब आते हैं अंतिम तरीके पे। अंतिम तरीका क्या है कि अगर युग्म पर आधारित आपको उत्तर दे देता है ना, आपको दे देता केवल 1 युग्म सही, केवल 2 युग्म सही, केवल 3 युग्म सही और 4 युग्म सही। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे कोई राइटिंग कंपटीशन नहीं करना। और वैसे भी आपका मास्टर ना 10,000 बच्चों में टॉप कर चुका है राइटिंग में। आप सोचोगे हे मास्टर का है, झूठ बोल रहे, इतनी गंदी राइटिंग है आपकी कि पढ़ नहीं पाते और आप 10,000 में राइटिंग पे टॉप किए हो। तो मेरे मित्र, जब मैं क्लास 12 तक पढ़ता था ना, तब मेरी राइटिंग ऐसी थी जैसे कंप्यूटराइज है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, मेरे पास कॉपियाँ पुरानी जो रखी हुई हैं। अब मेरे पिताजी आज मुझे अगर डांटते हैं, जब हमें अपने बिजनेस में पर्चा बनाना होता है तो आज की राइटिंग से ऐसे बनाता हूँ, तो डांट देते हैं कि वे तुमने कुछ भी खराब किया हो ना खराब किया, तुमने अपनी राइटिंग पता नहीं क्यों खराब कर दी। और मैंने सिर्फ इसलिए राइटिंग खराब की क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ानी थी अपनी। ठीक है, खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपको ये ऑप्शन मिलता, अब इस ऑप्शन के हिसाब से कैसे करना है, इसमें आपको चारों पढ़ने हैं। ठीक है, नीचे से पढ़ो चाहे ऊपर से पढ़ो। कह रहा है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, मतलब ये लाइन सही है। ठीक है, तो हमने कहा 1 युग्म सही हो गया। कह रहा है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, आपको पता है कि अप्रत्यक्ष से बनी थी, तो मतलब एक ये कट गया, तो 4 युग्म तो नहीं हो सकते, आपने इसको कट कर दिया। यह एक बहुदलीय निकाय था, आपको ही पता है बहुत सारे दल थे, निर्दलीय भी थे, दलीय भी थे, कांग्रेसी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, है ना, आपने पढ़ा ही है। तो ये मतलब क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे ये विकल्प सही, मतलब पहला भी सही, ये भी सही, तो 2 युग्म सही हो गए। तो जो ही 2 सही हुए अपने आप ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब अगला चेक करना है, विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला भी कट जाएगा, ये आ जाएगा, केवल 3 युग्म सही। ऐसे आंसर इसमें भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इस प्रश्न को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये डिटेल में आप पढ़ लेना, आपको मैं बता ही रखा हूँ कि 15 समितियाँ थी कि 16 समितियाँ थीं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न वही प्रश्न है जो मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ याद आ रही, मैं कुछ देर पहले, मतलब काफ़ी देर पहले एक देवी जी से मैं बात कर रहा था, तो मैं उनको संविधान की थीम बता रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं एक शब्द भूल गया था, तो मैं उन देवी जी के लिए यहाँ पे वो शब्द संदर्भित कर दूँ कि पॉलिटी में एक शब्द आता है निर्बंधन। ठीक है, या आप कह सकते हो यहाँ पे निर्बंधन। ठीक है, या निबंधन कह सकते हो उसको, है ना, निर्बंधन शब्द आता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि रोकना। ठीक है, तो आप जब पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये मैं उनको बता रहा था कि जब हम पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पॉलिटी की थीम यूज करते हैं भाषा की। ठीक, तो इसका मतलब निर्बंधन होता है। क्लियर? अब देखो, अब ऐसे प्रश्न आएंगे भविष्य में आपके। ठीक है, तो इसलिए फैक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो प्रश्न को ध्यान से देखना और आप इसको खुद से पहले सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लिखित संविधान कॉमा संविधान की सर्वोच्चता कॉमा स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संघीय प्रकार के संविधान की मुख्य विशेषताएं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि भारत के संविधान के मुख्य विशेषताएं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, संघीय प्रकार के संविधान की। तो ये लाइन भारत के संदर्भ में नहीं है, ओवरऑल संघीय व्यवस्था के संदर्भ में। अगर यहाँ दे देता दोहरी नागरिकता तो भी ये लाइन सही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ भारत का जिक्र है ही नहीं। क्लियर होगी ना मेरी बात? समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर भारत शब्द देता तो आप कहते कि भारत के संघ की ये विशेषता है,
भारत नहीं दिया है तो दोहरी नागरिकता भी यहाँ मानी जाती। ठीक है, तो भारत नहीं दिया है, दोहरी नागरिकता भी नहीं दिया, तो भी हम इस उत्तर को सही मानेंगे। तो ये हमारा सही हो गया। अब आप मुझे बताओ, पूछा क्या बाबू ने? बाबू ने पूछा है कि आप बताइए कि इसमें सही नहीं है। बाबू ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप बताइए सही है। ठीक है, तो सही नहीं है पूछा है और ये हमारा सही है, पहला हमारा सही है। ठीक है, और पूछा है सही नहीं है, तो पहला सही, तो हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो ये दो ऑप्शन हमारे कट हो गए। हाँ सर, कट हो गए। अब बताइए क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को स्वरूप में एकात्मक किंतु भावना में संघात्मक कहा जाता है। आपने ये लाइन पढ़ी है और लक्ष्मीकांत में भी पढ़ी है। ठीक है, और जल्दी में पढ़ी है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ आप चाहे जितने बड़े लक्ष्मीकांत के पढ़ाकू हो, जब तक ईमानदारी से इस पागल मास्टर से नहीं पढ़े हो, ढंग से नहीं पढ़े हो, तब तक आप इस लाइन का उत्तर दे ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान स्वरूप में संघात्मक है किंतु भावना में एकात्मक है ना। काफ़ी सारे इसके लक्षण क्या हैं, एकात्मकता की ओर झुके हुए हैं, दिखने में तो संघात्मक लगते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन क्या है हमारी, ये गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे यह शब्द इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, तो ये भी सही हो जाती, तो हम ऑप्शन डी कह देते। ठीक, तो ये बातें क्लियर हो गई? हाँ सर, क्लियर हो गई। एकात्मक के क्या लक्षण है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। हाँ सर, आपने बता रखा है। तो एकात्मक के जो लक्षण हैं उन सबको याद कर लेना है। ये संघी के लक्षण मैंने आपको यहाँ पे दे ही रखे हैं। ठीक है, तो एकात्मक के लक्षण याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके प्रश्न सॉल्व हो सकें। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई, आज के सारे क्विज आपको पसंद आए। ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको थोड़ा सा आगाह करूं, इससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। आप में से जिन बच्चों ने श्री IAS एकेडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज सीरीज में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं ताकि आप 20+ क्लासेस पर वीक प्राप्त कर सकें। और हमारा जो 11,000 क्विज का टारगेट है किसी एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का, उसको कंप्लीट करते हुए चल सके ताकि आप प्रीलिम्स के पहले 1 लाख क्विज का इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नए क्विज के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।